Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, welcome back to my channel. तो इस यूनिट में हम BPCC 107 की यूनिट 4 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे. हम सेल्फ इन सोशल कॉन्टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं. इसमें इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने कल्चर की क्या मीनिंग होती है, क्या डेफिनेशन होती है, वो हमने पढ़ा था. और इस वीडियो में हम लोग एनकल्चरेशन और अकल्चरेशन, ये दो टाइप्स के कल्चर हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है. और एनकल्चरेशन, एजेंट्स ऑफ एनकल्चरेशन हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है. कौन कौन से एजेंट्स हैं जो एनकल्चरेशन में रोल प्ले करते हैं. पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, एक्सटेंडेड फैमिली, पेयर रिलेशंस, एजुकेशन एंड रिलीजन. तो स्टार्ट करते हैं. एनकल्चरेशन एंड अकल्चरेशन. देखो, कल्चरल डिफरेंसेस हर कल्चर में आते हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं हमारे अंदर. कल्चरल डिफरेंसेस क्या है कि हर कल्चर में डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है. डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, नॉर्म्स यानी कि रूल्स होते हैं, म्यूजिक, डांस, सब कुछ डिफरेंट होता है. इसे हम कल्चरल डिफरेंसेस बोलते हैं. और ये जो डिफरेंसेस है ये हमारी जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उससे आते हैं कि हम किस तरीके से किसी एक कल्चर में किस तरीके से सोशलाइज करा जाता है, उस पूरी प्रोसेस की वजह से डिफरेंसेस आते हैं. उसे हम कल्चरल डिफरेंस कहते हैं. अब बहुत सारी एजेंसीज होती हैं डिफरेंट कल्चर्स में जो कि इस कल्चर को पास ऑन करती रहती हैं. इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है. पेरेंट्स हम अपने कल्चर के बारे में समझते हैं. पीयर्स हो गए, ठीक है, स्कूल से, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से. ये सब एक की रोल प्ले करते हैं, कि क्रूशियल रोल प्ले करते हैं टीचिंग कल्चरल एस्पेक्ट्स को सिखाने में. अब क्या डिफरेंसेस होते हैं एनकल्चरेशन और अकल्चरेशन में, वो हम लोग पढ़ते हैं. डिफरेंस बिटवीन एनकल्चरेशन एंड अकल्चरेशन. देखो, एनकल्चरेशन का मेन मतलब है कि वो पूरी प्रोसेस जिसमें कि हम अपने खुद के ही कल्चर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि हमारे खुद के कल्चर की क्या वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, नॉर्म्स हैं, बिहेवियर्स हैं. जब हम उन्हें अडेप्ट करते हैं उसे हम एनकल्चरेशन बोलते हैं, ठीक है. और हमें अपने खुद के कल्चर के बारे में हम कैसे अडॉप्ट करते हैं, कहाँ से हमें पता चलता है, अपने पेरेंट्स के थ्रू. कौन कौन से एजेंट्स होते हैं एनकल्चरेशन में, हमारे पेरेंट्स, पीयर्स, स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स. ये हमें हेल्प करते हैं टू ट्रांसमिट कल्चरल एस्पेक्ट्स, ताकि कल्चरल एस्पेक्ट हम सीख सकें, समझ सकें. फिर है, अब इसको सीखने की टाइमिंग कब से स्टार्ट हो जाती है. स्टार्ट राइट आफ्टर बर्थ एंड कंटिन्यूस एज वी ग्रो अप. कि जब हम पैदा होते हैं उस दिन से, बर्थ के टाइम से ही एनकल्चरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. एनकल्चरेशन क्या है, अडेप्टिंग द वैल्यूज़, बिलीव्स, नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स ऑफ आवर ओन कल्चर. अपने खुद के कल्चर के बारे में वैल्यूज़, बिलीव्स को लर्न करना, अडेप्ट करना, उसे हम एनकल्चरेशन बोलते हैं. और ये पैदा होते से ही एट बर्थ ये स्टार्ट हो जाता है और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे कंटिन्यू रहता है हमेशा के लिए. इसका नेचर क्या होता है कि ये यूजुअली स्मूथ होता है, ऑटोमेटिक होता है एंड हैपन्स विदाउट मच एफर्ट. कि अपने खुद के कल्चर के बारे में अडॉप्ट करने में या फिर उसके बारे में सीखने में हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते. ऑटोमेटिक होता है और स्मूथली हम लोग इसे लर्न करते हैं, अडेप्ट करते हैं. तो ये होता है एनकल्चरेशन. अब इसी के कंट्रास्ट में दूसरा क्या है, अकल्चरेशन. अकल्चरेशन क्या है, जब हम अडेप्ट करते हैं किसी नए कल्चर को, ठीक है. जिस कल्चर में हम लोग रेज्ड हुए हैं, बचपन से जिस कल्चर में है, उसके अलावा जो दूसरा कल्चर है, जब हम उसको लर्न करते हैं, उसकी वैल्यूज़ और बिलीव्स को जब हम लर्न करते हैं, उसे बोलते हैं अकल्चरेशन. अकल्चरेशन के एजेंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या एजेंट्स हैं. इन्फ्लुएंस फ्रॉम द न्यू कल्चर व्यू वी इनकाउंटर ऑफ्टन व्हेन वी मूव टू अ डिफरेंट प्लेस. हमें दूसरे कल्चर के बारे में कहाँ से पता चलता है कि जब हम किसी दूसरे कल्चर के बारे में जानते हैं, ठीक है. जब हम एनकाउंटर करते हैं किसी दूसरे कल्चर से, तो वहाँ से हमें उसके बारे में पता चलता है. और मोस्टली जब हम नई नई जगहों पर घूमने जाते हैं, ठीक है, किसी नई प्लेस पर जाते हैं, तब हमें वहाँ के बारे में ज़्यादातर पता चलता है. और आज के टाइम पे डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग यूट्यूब से या फिर सोशल मीडिया से हम लोग दूसरे कल्चर के बारे में जान पाते हैं. अब इसकी टाइमिंग कब से स्टार्ट हो जाती है कि हम कब से सीखना स्टार्ट कर देते हैं अकल्चरेशन को. बिगन्स व्हेन वी आर एक्सपोज टू न्यू कल्चर, टिपिकली थ्रू माइग्रेशन. कि ये स्टार्ट हो जाता है जब हम किसी नए कल्चर के बारे में, जब हम एक्सपोज होते हैं किसी नए कल्चर के, कि अच्छा ऐसा भी कोई कल्चर है, जब हमें उसके बारे में पता चलता है. या फिर, और ये यूजुअली स्टार्ट हो जाता है जब हम माइग्रेट करते हैं, कि हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया से हम किसी दूसरे कंट्री में जाकर के रह रहे हैं, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है इसकी टाइमिंग अकल्चरेशन की. इसका नेचर कैसा है कि ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है अकल्चरेशन, ठीक है. किसी नए कल्चर को अडेप्ट करना, वहाँ के बिलीव्स को, रूल्स को, वैल्यूज़ को, बिहेवियर्स को अडेप्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. और थोड़े से कन्फ्लिक्ट में भी इसमें आते हैं कि हमारे कल्चर में कोई रूल अलग है और किसी दूसरे कल्चर में जिसको हम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं वो कल्चर अलग है, ठीक है. तो वहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं. आर ओरिजिनल कल्चर लर्निंग एंड द न्यू कल्चर प्रैक्टिसेस. हमारा जो ओरिजिनल कल्चर है और जो हम न्यू कल्चर है, हम जिसको हम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, उनकी प्रैक्टिसेस में, बिहेवियर्स में, रूल्स में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते हैं. उन डिफरेंसेस की वजह से कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकते हैं. तो ये था एनकल्चरेशन एंड अकल्चरेशन. कि एनकल्चरेशन क्या है कि हम अपने खुद के कल्चर के बारे में जो चीज़ें लर्न करते हैं, काफ़ी स्मूथ होता है और पैदा होते से ये स्टार्ट हो जाता है. हमें एनकल्चरेशन यानी कि अपने खुद के कल्चर के बारे में किससे पता चलता है, पेरेंट्स से, पीयर्स से, हमारे खुद के स्कूल्स से और जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं उनके थ्रू. जबकि अकल्चरेशन में क्या है कि हम किसी नए कल्चर के बारे में सीख रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अकल्चरेशन.
और ये हमें जब हम किसी नई प्लेस पर माइग्रेट करते हैं तब हमें पता चलता है, किसी नए कल्चर से हम एनकाउंटर करते हैं तब हमें उनके बारे में पता चलता है। और ये कब से स्टार्ट होता है? जब हम किसी नई प्लेस पर माइग्रेट कर चुके हैं तब, या फिर जब हमें ऑनलाइन या फिर किसी नए कल्चर के बारे में पता चला है तब से ये स्टार्ट हो जाता है। ये इसकी टाइमिंग होती है। इसका नेचर कैसा होता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है, और इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं अकल्चरेशन की प्रोसेस में। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एनकल्चरेशन एंड अकल्चरेशन। अब हम देखेंगे कौन कौन से एजेंट्स होते हैं एनकल्चरेशन के। अब है एजेंट्स ऑफ एनकल्चरेशन। ये कौन कौन से एनकल्चरेशन के एजेंट्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं। पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स, एक्सटेंडेड फैमिली हमारी, ठीक है, हमारे पीयर्स, और हमारा रिलीजियस प्लेसेस, हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़, ठीक है, जो स्कूल्स हैं, वो सब, ये सब सारे एजेंट्स हैं जो रोल प्ले करते हैं हमें अपने कल्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में समझाने में, ठीक है। तो सबसे पहले तो है इसमें पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। जो भी हमारा कल्चर होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ट्रांसमिट होता है, ठीक है, ट्रांसमिट होता जाता है। और इसको ट्रांसमिट करने में बहुत सारे एजेंट्स हैं, जिसमें पहला पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स है, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा इंट्रैक्शन होता है किससे होता है? हमारे पेरेंट्स से। और जो अर्ली इन्फ्लुएंस है पेरेंट्स का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो पेरेंट्स आर द फर्स्ट टू शेप एन इन्फेंट्स पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। हमारे पेरेंट्स सबसे पहले रोल प्ले करते हैं, फर्स्ट रोल प्ले करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी को एज एन इन्फेंट जब हम होते हैं तो सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट हम अपने पेरेंट्स से ही करते हैं, ठीक है। तो वो उनका काफ़ी बड़ा रोल होता है हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में और हमारे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करने में। अब पेरेंट्स का गोल क्या होता है? फिजिकल सर्वाइवल ऑफ द चाइल्ड। पेरेंट्स का क्या मेन गोल होता है, क्या उनका मेन काम होता है कि वो हमारी फिजिकल सर्वाइवल के लिए, चाइल्ड की फिजिकल सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनका गोल होता है कि उसको फिजिकली सर्वाइव करवा पाएँ, ठीक है। प्रमोटिंग सेल्फ सफिशिएंसी एंड टीचिंग कल्चरल वैल्यूज़ एंड मोरालिटी। ये 3 मेन गोल्स होते हैं पेरेंटल गोल्स। इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे होता है? पेरेंट्स की इकोनॉमिक जो स्टेटस होता है, ठीक है, वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, फिर हाई क्लास फैमिली से, फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे डिफरेंट गोल्स को, कि वो फिजिकल सर्वाइवल में कैसे कर सकते हैं। कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, वो हो सकता है कि 2 बच्चे भी अफोर्ड ना कर पाएँ, ठीक है, और उनके एजुकेशन को अफोर्ड ना कर पाएँ, या फिर उनका खाने पीने को अफोर्ड ना कर पाएँ। तो हमारा क्या इकोनॉमिक स्टेटस है पेरेंट्स का, वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है दे फोकस ऑन डिफरेंट गोल्स, कि वो इन डिफरेंट जो गोल्स हमने पढ़े हैं अभी, इसको किस तरीके से फुलफिल कर पाते हैं। अब कुछ क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ हुई थी, यानी कि एक ही चीज़ को अलग अलग कल्चर में हम लोग, एक ही कोई टॉपिक है, वेरिएबल, उसको अलग अलग कल्चर में जब हम स्टडी करते हैं उसे क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ कहा जाता है। तो उसमें भी रिसर्चेस में देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है डिफरेंट कल्चर में। पेरेंटिंग जो है डिफरेंट कल्चर में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। अब सिमिलैरिटीज़ क्या देखी गई हैं अक्रॉस कल्चर्स की पेरेंटिंग कैसे होती है? क्या सिमिलैरिटीज़ देखी गई है पेरेंटिंग में? पहली, डेवलपमेंटल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, सिमिलर है सारे कल्चर में। डेवलपमेंटल जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सिमिलर होती हैं। यूज़ ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसिप्लिन के लिए अथॉरिटी का यूज़ करा जाता है कि हम बड़े हैं और बच्चे हमसे छोटे हैं, तो वहाँ पे वो अथॉरिटी आ जाती है पेरेंट्स के अंदर, तो उसका वो लोग यूज़ करते हैं डिसिप्लिन के लिए। एम्फेसिस ऑन हायर पावर। और लास्ट क्या सिमिलैरिटी देखी गई है कि सभी कल्चर में वो लोग हायर पावर पे एम्फेसाइज करते हैं कि हायर पावर किसके पास है, ओके। बट इसमें कुछ डिफरेंसेस भी देखे गए हैं पेरेंटिंग में डिफरेंसेस क्या देखे गए हैं क्रॉस कल्चर? पेरेंटिंग स्टाइल वेरी बेस्ड ऑन कल्चरल गोल्स एंड प्रैक्टिसेस। अलग अलग कल्चर में डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स का लोग यूज़ करते हैं अपने गोल्स के बेसिस पर और अपने प्रैक्टिसेस के बेसिस पर। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो किस तरीके का पेरेंटिंग स्टाइल अडॉप्ट करने वाले हैं। पेरेंटिंग स्टाइल्स अभी इसमें बता रखे हैं कि मॉमरेंट ने 1971 में और मैकबी एंड मार्टिन इन्होंने 1983 में पेरेंटिंग स्टाइल्स हमें बताए थे। 4 तरीके के पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं और ये हम 106 में भी पढ़ेंगे पेरेंटिंग स्टाइल, तो इंपॉर्टेंट है। पेरेंटिंग स्टाइल की 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, अथॉरिटेरियन, परमिसिव, अथॉरिटेटिव एंड नेग्लिजेंट। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल कैसा होता है? जिसमें लॉ वार्मथ होती है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल हाई होता है। वो अथॉरिटेरियन की बच्चे को अपनी मर्जी से चलाना, ज़्यादा वार्मथ ना शो करना, लेकिन हाई कंट्रोल होना कि हमारे हिसाब से सब कुछ होगा, वो अथॉरिटेरियन स्टाइल है। तो कुछ कल्चर में पेरेंट्स इस स्टाइल को अडॉप्ट करते थे, इस स्टाइल का यूज़ करते थे पेरेंटिंग के लिए। सेकेंड है परमिसिव, कि वार्मथ बहुत ज़्यादा है और कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कि बच्चे से इतना ज़्यादा लगाव, इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं लेकिन उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करें उसके नेगेटिव बिहेवियर को या कुछ किसी भी बिहेवियर को, तो वो होता है परमिसिव। थर्ड है अथॉरिटेटिव। फर्स्ट अथॉरिटेरियन था, फिर है थर्ड अथॉरिटेटिव। इसमें हाई वार्मथ एंड हाई कंट्रोल, वार्मथ भी बहुत ज़्यादा है और कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा है, दोनों चीज़ें। लास्ट है नेग्लिजेंट, वार्मथ भी कम है और कंट्रोल भी कम है, कि नेगलेक्ट कर रखा है बच्चा, कुछ भी करे में क्या मतलब। तो ये 4 स्टाइल्स थे जो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंसेस देखे गए हैं कि हर कल्चर एक ही पेरेंटिंग स्टाइल यूज़ नहीं करता है, डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स लोग यूज़ करते हैं पेरेंटिंग के लिए अक्रॉस द कल्चर्स, ये देखा गया। फिर है कल्चरल वेरिएशंस। अलग अलग कल्चर का जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो काफ़ी डिफरेंट है, यूनिक है और वैल्यूज़ भी यूनिक है, एक दूसरे से अलग हैं। अकल्चरेशन इफेक्ट्स।
अब हम बात तो एनकल्चरेशन की करें, एनकल्चरेशन के हम लोग एजेंट्स की बात करें, लेकिन अगर कोई इंडियन पेरेंट है, ठीक है, और वो किसी फॉरेन कंट्री में जाकर के शिफ्ट हो गए हैं, बट है तो वो इंडियन, तो वो अपने बच्चों को वहाँ पर वो जो अकल्चरेशन का इफेक्ट उनके ऊपर आया है, वो किसी न्यू कल्चर में चले गए हैं, तो वहाँ पर भी बच्चे किस तरीके से उस पेरेंटिंग स्टाइल को परसीव कर रहे हैं, वो उसमें भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो चेंज हो जाता है कि इंडियन पेरेंट्स हैं, जब वो इंडिया में रहते थे तो उनकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई है, अब वो लोग शिफ्ट हो गए हैं किसी दूसरी कंट्री में, ठीक है, तो वहाँ पर उनके जो बच्चे हुए हैं, अब वो लोग उस न्यू कंट्री में पैदा हुए हैं, तो उनके हिसाब से सारी चीज़ें उस न्यू कंट्री के अकॉर्डिंग होगी। बट जो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो इंडिया के रहे हैं कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें किस तरीके से पाला था, कैसी उनकी पेरेंटिंग थी। अगर वो सेम पेरेंटिंग अपने बच्चों के पर यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में देखा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर हाथ उठाते हैं, ठीक है, उनको पीट भी लेते हैं, बट फॉरेन कंट्रीज़ में वो अलाउड नहीं है, उनको उनके ऊपर केस भी हो सकता है, उनको जेल में भी डाल सकते हैं इस बात के पीछे। तो जो इंडियन पेरेंट्स हैं, अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ में रह करके भी, अमेरिका में रह करके भी इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल ही यूज़ कर रहे हैं, तो वो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लमेटिक दोनों के लिए हो सकता है, और बच्चे उसे नॉर्मल परसीव नहीं करेंगे कि हाँ भैया तो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं होता। वो किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, हाउ चिल्ड्रन परसीव पेरेंटल कंट्रोल, वो चेंज हो जाता है। तो अकल्चरेशन का इफेक्ट यहाँ पर भी देखा गया है। तो पेरेंटिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है बच्चों को कल्चर के बारे में सिखाने में, बताने में, और किस तरीके से वो परसीव करते हैं कल्चर को, उसके लिए। स्टडी ऑन मैटरनल एक्सपेक्टेशन, फिर आगे चल करके स्टडी की गई थी मैटरनल एक्सपेक्टेशंस को लेकर के। जोशी एंड मैकलेन 1997 में इन्होंने स्टडी करी थी। इंडियन मदर्स, जापानीज़ मदर्स और इमिग्रेंट पेरेंट्स, एशियन इंडियंस ऑरिजिन्स, इनके ऊपर स्टडी करी गई थी। अब इंडियन मदर्स जो थी, जब उनकी मैटरनल एक्सपेक्टेशंस के ऊपर स्टडी करी तो देखा गया कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो लो होती हैं फॉर देयर चिल्ड्रन डेवलपमेंट, एक्सपेक्ट फॉर एनवायरमेंटल इंडिपेंडेंस। तो जो इंडियन मदर्स होती हैं, उनकी बच्चों को लेकर के, चिल्ड्रन को लेकर के जो डेवलपमेंट है, उससे एक्सपेक्टेशंस लो होती हैं, बट एनवायरमेंटल इंडिपेंडेंस से जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो हाई होती है। जबकि जो जापानीज़ मदर्स होती हैं, उनकी बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, सेल्फ केयर को लेकर के और एनवायरमेंटल इंडिपेंडेंस, ये सब को लेकर के उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिश मदर्स। और जो इमिग्रेंट पेरेंट्स हैं, जो जिनका एशियन इंडियन ओरिजिन था, बट वो किसी और कंट्री में अब रह रहे हैं जा करके, वो पार्ट टाइम जॉब्स अवॉइड करते हैं फॉर देयर चिल्ड्रन टू फोकस ऑन एजुकेशन, कि वो नहीं चाहते कि भाई वो पार्ट टाइम जॉब को वो लोग अवॉइड करते हैं ताकि वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे पूरा फोकस कर सकें। तो ये कुछ डिफरेंसेस देखे गए हैं मैटरनल एक्सपेक्टेशंस पर। एग्जाम में जो ये वाला क्वेश्चन है एनकल्चरेशन के एजेंट से एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको अगर सारे आप एनकल्चरेशन के एजेंट्स लिखते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना पड़ेगा कि पेरेंट्स का क्या रोल प्ले होता है, कि सबसे पहले हम पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं तो वो रोल प्ले करते हैं सबसे ज़्यादा हमारे पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए। फिर आपको थोड़ा थोड़ा दूसरे जो एजेंट्स हैं उनके बारे में लिखना होगा। लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ ये आता है कि आपको सिर्फ पेरेंटल जो पेरेंट्स हैं और सिबलिंग्स है, सिर्फ यही वाला टॉपिक जो है आपको 5 मार्क में या फिर 10 मार्क में पूछ लिया जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसमें देखे गए हैं डिफरेंसेस इन स्लीपिंग अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट है इसमें डिफरेंस इन स्लीपिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है, जो स्टडीज़ की गई थी पहले के टाइम पे, वो उसमें देखा गया था कि क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं स्लीपिंग अरेंजमेंट्स में, कल्चर्स में क्या डिफरेंसेस है, स्लीपिंग अरेंजमेंट्स कैसे रही हैं। तो अमेरिकन पेरेंट्स का देखा गया है कि वो लोग प्रेफर करते हैं कि जो चिल्ड्रन का रूम है वो सेपरेट होना चाहिए पेरेंट्स के रूम से, ठीक है, उनको प्राइवेसी मिलनी चाहिए। तो जो अमेरिकन पेरेंट्स है वो उनके जो चिल्ड्रन हैं उनका रूम क्या होता है, सेपरेट होता है, दे प्रेफर सेपरेट। स्पेशली जो इकोनॉमिकली स्टेबल फैमिलीज़ रही हैं अमेरिकन पेरेंट्स में देखा गया है कि जिनके पास पैसा अच्छा है, ठीक है, जिनके पास जो इकोनॉमिकली स्टेबल हैं वो लोग एक सेपरेट रूम प्रेफर करते हैं अमेरिकन पेरेंट्स। इंडियन पेरेंट्स में देखा गया है कि को स्लीपिंग को प्रेफर करते हैं, को स्लीपिंग, ताकि मदर और चाइल्ड के बीच का जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके, और ज़्यादा अच्छे से बिल्ड हो सके, स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो सके, उसके लिए। फिर है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, देखा गया है कि जो प्री इंडस्ट्रियल यूरोप एंड अमेरिका जो रहा है, वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो कम्युनल स्लीपिंग यानी कि को स्लीपिंग को ही प्रेफर करते हैं वो लोग भी। प्री इंडस्ट्रियल यूरोप एंड अमेरिका 2017 में ये वाली स्टडी करी गई थी। तो ये स्लीपिंग अरेंजमेंट देखा गया है कि अमेरिकन पेरेंट्स क्या प्रेफर करते हैं, सेपरेट रूम प्रेफर करते हैं, स्पेशली जो इकोनॉमिकली स्टेबल फैमिलीज थी वो। इंडियन पेरेंट्स जो है को स्लीपिंग को ही प्रेफर करते हैं ताकि मदर चाइल्ड का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखा गया कि जो प्री इंडस्ट्रियल यूरोप और अमेरिका है वो भी कम्युनल स्लीपिंग को ही प्रेफर करते हैं। अब है कि पेरेंट्स का तो हमने देख लिया कि क्या रोल रहता है एनकल्चरेशन में, कल्चर को ट्रांसमिट करने में जनरेशन टू जनरेशन। अब है सिबलिंग्स का क्या रोल होता है एनकल्चरेशन में। रोल ऑफ सिबलिंग्स इन एनकल्चरेशन, म्यूचुअल सोशलाइजेशन। जो सिबलिंग्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे के बिलीव्स को, बिहेवियर्स को,
ये रिसर्चेस में देखा गया है, स्टडीज़ में देखा गया है कि म्यूचुअल सोशलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं सिबलिंग्स। केयर गिविंग, जो जैसे हमने अपने भाई बहनों को अगर हम देखें, अपने सिबलिंग्स को अगर देखें, तो जो ओल्डर सिबलिंग्स होते हैं, जो एल्डर वंस होते हैं, वो टेक केयर करते हैं यंगर वंस की, यानी कि बड़े जो भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, वो छोटे सिबलिंग्स की, अपने भाई बहनों की टेक केयर करते हैं। लार्जर फैमिलीज़ में, यानी कि जिनमें बड़ी फैमिलीज होती है, सिर्फ वन चाइल्ड नहीं, कम से कम 2 या 3 बच्चे होते हैं जिन फैमिलीज़ में। मिक्स्ड इम्पैक्ट, मोर सिबलिंग्स कैन लीड टू न्यूट्रिशनल स्टंटिंग बट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अगर हम लोग देखें कि जो बड़ी फैमिलीज़ है, ठीक है, एक घर है जिसमें 5 से 6 बच्चे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि न्यूट्रिशनल स्टंटिंग हो सकती है कि इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा पैसा उनके पास नहीं है कि वो हर बच्चे को पढ़ा सके, या फिर इतना ज़्यादा खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं कि हर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। तो अगर ज़्यादा सिबलिंग्स होंगे तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि न्यूट्रिशनल जो है लैक उनको हो सकता है, बट साथ में अगर ज़्यादा सिबलिंग्स होंगे तो प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होगी, कि जो सबसे छोटे बच्चे हैं, जो सबसे छोटे यंगर वंस हैं, यंगर सिबलिंग्स हैं, उनको प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलेगी, केयर ज़्यादा मिलेगी, और उनको सिखाने के लिए भी बहुत सारे लोग होंगे, है ना। तो मिक्स्ड इम्पैक्ट होगा। अगर ज़्यादा सिबलिंग्स होंगे तो न्यूट्रिशन की भी कमी आ सकती है, इकोनॉमिकली उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बट साथ में उनको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। तो ये रोल होता है सिबलिंग्स का एनकल्चरेशन में। सोशलाइजेशन ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन, अब जो ऐसे बच्चे हैं जो स्ट्रीट पे रहते हैं, ठीक है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनकी लाइफ कैसे हो, तो वो किस तरीके से सोशलाइज करना सीखते हैं। अर्ली वर्क लाइफ, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं मेनली इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो लोग बचपन से ही 6 से 9 साल की एज में ही काम करना वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। सिबलिंग इन्फ्लुएंस, ओल्डर सिबलिंग ऑफन एक्कम्पनी एंड गाइड यंगर वंस, कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन की भी हम बात करें तो उसमें भी जो ओल्डर सिबलिंग्स होते हैं, जो एल्डर वंस होते हैं, वो छोटे जो उनके भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, यंगर वंस होते हैं, उनको गाइड करते हैं और उनकी केयर करते हैं। तो ये था सिबलिंग्स का रोल एनकल्चरेशन में, चाहे वो स्ट्रीट पे रहते हो फिर फैमिलीज के साथ रहते हो, दोनों में ही सिबलिंग्स क्या करते हैं, जो ओल्डर वंस होते हैं, एल्डर सिबलिंग्स होते हैं, वो यंगर वंस के अपने छोटे भाई बहनों की टेक केयर करते हैं, उनको चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है, उनको गाइड करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखा गया है, उनके बिलीव्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये हमारा पहला एजेंट एनकल्चरेशन का, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, जो सबसे बड़ा था, एग्जाम में आया भी हुआ है, तो ये काफ़ी बड़ा था। आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे ही पॉइंट्स लिखने हैं, आप सारा कुछ पढ़ो और जितना आपको याद रहता है आप उतना एग्जाम में लिख करके आना, कि वो 10 मार्क्स में कंप्लीट हो सके या फिर 5 मार्क्स में कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट इसमें एजेंट है एनकल्चरेशन का एक्सटेंडेड फैमिली, लार्जर फैमिली। बहुत सारे जो ऐसे कल्चर्स होते हैं जिसमें कि जब बच्चों को रेज करने में बहुत सारे लोग लगते हैं, ठीक है, पेरेंट्स भी होते हैं, अंकल आंटीज़ भी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, सिबलिंग्स भी होते हैं, वो लार्जर फैमिली है। तो बहुत सारे ऐसे कल्चर है जहाँ पर लार्जर फैमिली होती हैं, एक बच्चे को सिर्फ उसके पेरेंट्स या फिर सिर्फ उसके बड़े भाई बहन या फिर छोटे भाई बहन नहीं होते उनके साथ, बल्कि दूसरे लोग भी होते हैं, लार्ज फैमिली होती है, जिसको हम मोस्टली हम लोग जॉइंट फैमिली बोलते हैं। अब जॉइंट फैमिली क्या है, कैसे डिस्क्राइब करा है कार्व ने 1965 में, अ ग्रुप लिविंग अंडर वन रूफ शेयरिंग फूड, प्रॉपर्टी एंड वर्शिप, कि एक बहुत बड़ा ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप जो कि एक ही छत के नीचे रहता है, खाना शेयर करते हैं, प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, साथ में पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। कल्चरल हेरिटेज, जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं अपने कल्चरल ट्रेडिशंस को पास ऑन करती रहती है फ्यूचर जनरेशन में, कि दादा दादी की जो भी कल्चर है वो उनके बच्चों को आएगा, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों को आएगा, तो ये कल्चरल हेरिटेज चलता रहता है एक्सटेंडेड फैमिलीज में। वेस्टर्न फोकस, स्टडीज ऑफन फोकस ऑन न्यूक्लियर फैमिलीज स्पेशली मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, जो वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, जो वेस्ट में जितने भी स्टडीज़ हुई हैं मेनली उनका ज़्यादा फोकस रहता है न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, और न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी जो मदर चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करने पे उनका ज़्यादा फोकस रहा है वेस्ट में। फिर है इसमें रिलेशनशिप डायनामिक्स, जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं उसमें कौन कौन होते हैं, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल आंटीज़ होते हैं, कजन्स होते हैं, ये सारे जने होते हैं, ये अलग अलग रिलेशनशिप्स होते हैं फैमिली के अंदर। यूएस एग्जाम्पल, ग्रैंड मदर्स ऑफन हेल्प सिंगल और टीनेज मदर्स, कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, गार्सिया कोल 1919 में इनकी जो स्टडी थी उसमें एक एग्जाम्पल लिया गया कि जो ग्रैंड मदर्स होती हैं, ठीक है, वो मेनली जो सिंगल और टीनेज मदर्स होती हैं उनकी हेल्प करती है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से रेज कर सकें, जो ग्रैंड मदर्स होती हैं। फिर है इसमें इमिग्रेंट फैमिलीज जैसे एशियन इंडियन अमेरिकन, कि जो पहले इंडियन थे, ठीक है, इंडिया में रहते थे और फिर वो अमेरिका में जाकर के शिफ्ट हो गए हैं, तो वो एशियन इंडियन अमेरिकन हैं, वो अपने जॉइंट फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पर रहते हुए भी, वेस्टर्न कंट्री में रहते हुए भी अपनी जॉइंट फैमिलीज़ की वैल्यूज़ को मेंटेन रखते हैं और अपने बच्चों को कल्चरल हेरिटेज देते हैं, ठीक है, वो कल्चर अपने बच्चों को सिखाते हैं। कि जैसे अगर कोई पंजाबी फैमिली है, ठीक है, जो पंजाब से कनाडा या फिर अमेरिका या फिर यूएसए कहीं भी जाकर के वो शिफ्ट हुई है, तो वहाँ पर वो फिर भी अमेरिका में रहते हुए या किसी फॉरेन कंट्री में रहते हुए भी, इटली वगैरह में रहते हुए भी अपने बच्चों को अपने
कल्चर की चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है, पंजाबी फैमिली है, सरदार फैमिली है, ठीक है, तो पग कैसे बांधते हैं, कि कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब उनको सिखा रहे हैं कि गुरुद्वारा साहब जाना चाहिए या फिर और सब चीज़ें। तो अपने कल्चर के बारे में नॉलेज और वैल्यूज़, बिलीव्स, बिहेवियर वो किसी दूसरी कंट्री में रहते हुए भी हम लोग सिखाते हैं, देखा गया है ऐसा स्टडीज़ में। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ग्रोइंग अप इन अ जॉइंट फैमिली प्रोवाइड्स चिल्ड्रन विद प्लेमेट्स, लव एंड वार्मथ। ये देखा गया कि जो भी बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर ग्रो अप होते हैं, पलते हैं, तो वहाँ पर उनको क्या मिलता है, बहुत सारे प्लेमेट्स मिलते हैं, क्योंकि कज़न भाई बहन सब लोग एक ही साथ मिल जाते हैं, ज़्यादा प्यार मिलता है, ज़्यादा वार्मथ मिलती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलती है। फैमिली लॉयल्टी, जॉइंट फैमिलीज रीइंफोर्सेस लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी इन चिल्ड्रन। जॉइंट फैमिलीज क्या रीइंफोर्स करती है कि जो बच्चे हों वो अपनी अथॉरिटी को लेकर के, यानी कि अपने बड़ों को लेकर के लॉयल हो, ठीक है, लॉयल्टी को रीइंफोर्स करती है, साथ में रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी इसको रीइंफोर्स करती है। तो ये एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि आपके पेरेंट्स और सिबलिंग्स के अलावा जो लोग हैं, आपके अंकल आंटीज, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब का क्या रोल रहता है एनकल्चरेशन में, वो हमने देखा। एक्सटेंडेड फैमिली में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो एक्सटेंडेड फैमिली है। जॉइंट फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली एक ही छत के नीचे एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जो खाना शेयर करते हैं, प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, साथ में वर्शिप करते हैं, वो जॉइंट फैमिली है। अपना कल्चरल हेरिटेज जो है, ट्रेडिशंस को फ्यूचर जनरेशन्स को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, पास ऑन करते हैं, पास डाउन करते हैं। और चाहे आप किसी और कंट्री में शिफ्ट भी हो जाओ, फिर भी आप अपने कल्चर के बिलीव्स, वैल्यूज़ अपनी जनरेशन को, अपने नेक्स्ट जो जनरेशन है, अपने बच्चों को सिखाते हैं। और सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलती है बच्चों को जब वो जॉइंट फैमिली में पैदा होते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, फैमिली लॉयल्टी, रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी उनको सीखने को मिलता है। तो ये थी एक्सटेंडेड फैमिली का क्या रोल होता है एनकल्चरेशन में। नेक्स्ट एजेंट है हमारा थर्ड, पीयर रिलेशंस। नेक्स्ट है पीयर रिलेशन। पीयर ग्रुप क्या है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ सिमिलर एज एंगेजिंग इन सिमिलर एक्टिविटीज़। पीयर ग्रुप को किस तरीके से डिफाइन करा गया है कि एक स्मॉल ग्रुप है, ठीक है, एक छोटा ग्रुप है दोस्तों का, फ्रेंड्स का, जो जिनकी एज एक जैसी है, सिमिलर है थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से, और वो कुछ सेम एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज करते हैं, तो उसे हम पीयर ग्रुप बोलते हैं, यानी कि आपके फ्रेंड्स में बेसिकली। अर्ली इंटरेक्शन, चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद पीयर्स फ्रॉम अ यंग एज इंक्लूडिंग इन ऑर्फनेजेस, कि चाहे बच्चे फैमिलीज़ में हो या फिर ऑर्फनेजेस में हो, वो लोग बहुत ही यंग एज से दूसरे जो प्लेमेट्स हैं, दूसरे जो बच्चे उनके साथ कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अर्ली इंटरेक्शन होता है उनमें। कल्चरल डिफरेंसेस क्या देखे गए हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, जो वेस्टर्न कल्चर है वो प्रेफर करता है ज़्यादा पीयर इंटरेक्शन में, ठीक है, वो प्रेफर करता है कि ज़्यादा पीयर इंटरेक्शन हो दैन ईस्टर्न कल्चर्स। ये कल्चरल डिफरेंस देखा गया है पीयर रिलेशनशिप में या फिर इंटरेक्शन में, पीयर इंटरेक्शन में। वेस्टर्न कल्चर वाले ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हैव मोर पीयर इंटरेक्शन। वेस्टर्न कल्चर में पीयर इंटरेक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न कल्चर। फिर है सोशलाइजेशन। पीयर ग्रुप्स हैव हेल्प इंडिविजुअल्स लर्न ऑटोनॉमी, कॉपिंग स्ट्रेटजीज एंड आइडेंटिटी। अब पीयर ग्रुप हमें हेल्प क्या करता है, क्या मिलता है हमें पीयर ग्रुप से, क्या सीखने को मिलता है, सोशलाइजेशन सीखने को मिलती है, ऑटोनॉमी यानी कि अपना काम खुद से करना, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, हम खुद से कुछ काम कर सकते हैं, अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं, तो वो हमें पता चलता है, वो हमें सीखने को मिलता है पीयर ग्रुप से। कोपिंग स्ट्रैटेजीज हमें सीखने को मिलती है, आइडेंटिटी हमारी बिल्ड होती है पीयर ग्रुप्स की हेल्प से, सोशलाइजेशन करने में बेसिकली हमें हेल्प करता है। फिर है फैमिली वैल्यूज़। पीयर्स कैन रीइंफोर्स और चैलेंज फैमिली वैल्यूज़, कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, ओके, वो आपकी जो फैमिली की वैल्यूज़ है, जो आपका कल्चर है, जो आपकी कल्चरल वैल्यूज़ है, फैमिली की वैल्यूज़ है, उनको रीइंफोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, और उनको चैलेंज भी कर सकते हैं। ये दो चीज़ आपकी पीयर ग्रुप आपके साथ कर सकते हैं। फिर है जेंडर इंटरेक्शन। चिल्ड्रन ऑफन इंटरेक्ट विद सेम जेंडर पीयर्स अफेक्टिंग लेटर सोशल स्किल्स, कि ज़्यादातर देखा गया कि बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो उस टाइम पर हम अपने जो सेम एज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, कि लड़के लड़कों के साथ खेलेंगे, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलेंगी, उस टाइम पर हमारी आइडेंटिटी भी बिल्ड हो रही होती है, हमें पता चलता है कि अच्छा लड़कियां क्या करती है या फिर लड़के क्या करते हैं, फिर मुझे क्या करना चाहिए अपने जेंडर के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ हमें समझ में आती है। हम इंटरेक्ट सेम एज ग्रुप सेम जेंडर से हम लोग करते हैं ताकि हम अब खुद को भी समझ सके, बट उसकी वजह से आगे चल करके सोशल स्किल्स में थोड़ा सा कुछ इन्फ्लुएंस आ सकता है। फ्रेंडशिप, क्लोज फ्रेंडशिप हैव हेल्प डेवलप सोशल स्किल्स लाइक सेंसिटिविटी, कोऑपरेशन एंड नेगोशिएशन। जो क्लोज फ्रेंडशिप होती है, एक तो हम लोग सिर्फ पीयर ग्रुप बना रहे हैं, फिर सिर्फ इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे बच्चों के साथ, एक है जब हम उनके साथ एक फ्रेंडशिप बनाते हैं, ठीक है, वो जो क्लोज फ्रेंडशिप है वो हमें हेल्प करती है कुछ सोशल स्किल्स को लर्न करने में, सीखने में, डेवलप करने में, जैसे सेंसिटिविटी, कोऑपरेशन और नेगोशिएशन। ये स्किल्स हमारे अंदर डेवलप करती है क्लोज फ्रेंडशिप। इमिग्रेंट फ्रेंडशिप्स, होमो एथनिक फ्रेंडशिप्स प्रोवाइड कंफर्ट बट मे हिंडर इंडिविजुएशन। हेट्रो एथनिक फ्रेंडशिप्स एड अकल्चरेशन बट मे लैक डीप कनेक्शंस। किसमें देखा गया कि जो आपके ही ग्रुप के, आपके एथनिसिटी के, आपके कल्चर के जो फ्रेंड्स हम लोग बनाते हैं,
वो होमोएथनिक फ्रेंडशिप्स हो गई। वो हमें बहुत कंफर्ट तो प्रोवाइड कराती है बट हमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता, ठीक है। जो इंडिविजुएशन है उसको हिंडर करती है। जो हमारी खुद के ग्रुप की जिनको हम पहले से जानते हैं, जो हमारे खुद के कल्चर के लोग होते हैं, उनके साथ जब हम फ्रेंडशिप रखते हैं। फिर है हेट्रोएथनिक फ्रेंडशिप्स, यानी कि जब हम कोई नए लोगों से मिलते हैं, ठीक है, हम किसी नई फॉरेन के अपने फ्रेंड्स बना रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री के फ्रेंड्स बना रहे हैं, तो वो हेट्रोएथनिक फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है। यानी कि सेम कल्चर नहीं हुआ, हमारा कल्चर और मेरे फ्रेंड का कल्चर क्या है, अलग अलग है। तो अब वो अकल्चरेशन यानी किसी नए कल्चर के बारे में जानने में मुझे हेल्प करेगा, ठीक है। बट वहाँ पे मे बी इतना डीप कनेक्शन ना बन सके क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये स्टडी करी गई थी सलमान अख्तर ने ऐसी स्टडी करी थी 2009 में इमिग्रेंट फ्रेंडशिप्स के ऊपर कि अगर मैं लेट्स सपोज कि मैं किसी और कंट्री में जाकर के रह रही हूँ, ठीक है, किसी और फॉरेन कंट्री में जाकर के रह रही हूँ, इटली वगैरह। अब अगर मैं इटली में रह रही हूँ तो मैं उतने लोगों को जानती नहीं वहाँ पे, तो मेरे जो पुराने फ्रेंड्स हैं जो इंडिया के हैं वो हो गए मेरे होमोएथनिक फ्रेंडशिप उनके साथ। अब वहाँ से जब मैं उनसे कॉल पे बात करूँगी या कुछ भी बात करूँगी तो वो मुझे कंफर्ट प्रोवाइड करवाएगा, बट मैं वहाँ पर अपनी नई आइडेंटिटी नहीं बना पाऊँगी अगर मैं सिर्फ अपने पुराने दोस्तों से कम्युनिकेट करूँ लेकिन नए फ्रेंड्स ना बनाऊँ। और अगर मैं कुछ नई फ्रेंडशिप्स बनाती हूँ, बिल्ड करती हूँ, वो हो गई मेरी हेट्रोएथनिक फ्रेंडशिप्स, जो इटली के ही कल्चर के लोगों को मैंने अपना फ्रेंड बनाया किसी को, ठीक है। अब वो मुझे अकल्चरेशन में मदद करेगा कि मैं किसी नए कल्चर के बारे में जानूँ। अकल्चरेशन, नॉट एनकल्चरेशन। अकल्चरेशन में मुझे मदद करेगा ताकि मैं वहाँ के इटली के बारे में नई कल्चर, उनका जो कल्चर है उसको समझ सकूँ, ठीक है। अपने काम पे मैं उनकी लैंग्वेज सीख सकूँ, इसमें मुझे हेल्प करेगा। बट वहाँ पे मैं डीप कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाएंगे। मेरा ज़्यादातर ध्यान इस पर रहेगा कि मैं इनकी लैंग्वेज सीख लूँ, ठीक है, इनके बारे में ज़्यादातर जान लूँ ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर सकूँ, मेरा प्रोफेशन अच्छा हो सके, मुझे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना आए, ये सब चीज़ें। तो ये है इमिग्रेंट फ्रेंडशिप। तो ये था आपका पीयर ग्रुप जो होता है, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंडशिप होती है, ये किस तरीके से आपको सोशल लर्निंग में हेल्प करती है, किस तरीके से आपको आपके कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है, कल्चरल वैल्यूज़ को इन्फ्लुएंस करती है, आपकी फैमिली की वैल्यूज़ को आपके पीयर फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो रीइंफोर्स भी कर सकते हैं बट साथ में उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये था पीयर रिलेशन। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट जो एजेंट आता है इसमें, नेक्स्ट फोर्थ एजेंट, वो है एजुकेशन। तो अब तक हमने टोटल 3 अपने एजेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं एनकल्चरेशन के। सबसे पहले हमारे पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स को रोल प्ले करते हैं एनकल्चरेशन में, हमारे खुद के कल्चर के बारे में हमें सिखाने में, लर्न करने में, समझने में। सेकंड हमारी एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे अंकल आंटीज़, कजन्स, ये सब हमें हेल्प करते हैं, रोल प्ले करते हैं एनकल्चरेशन में, यानी अपने खुद के कल्चर के बारे में जानने में, समझने में। फिर थर्ड हमने पढ़ा हमारे पीयर रिलेशंस, ठीक है, यानी कि हमारे फ्रेंड्स, हमारा फ्रेंड ग्रुप, हमारा ग्रुप सर्कल जो है, हमारे फ्रेंड सर्कल जो है, वो हमें हेल्प करता है सोशल स्किल्स को डेवलप करने में, अपने कल्चर को या तो बिल्ड करने में और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में, रीइंफोर्स करने में, या फिर उसको चैलेंज भी कर सकता है और हमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट और नई चीज़ों को सीखने में हेल्प करता है हमारा पीयर रिलेशंस। फिर है फोर्थ इसमें एजुकेशन। अब एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है एनकल्चरेशन में, ये भी एक एजेंट है एनकल्चरेशन का। फोर्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल्स फिट इनटू सोसाइटी बाय टीचिंग कल्चरल स्किल्स एंड वैल्यूज़। कि जो एजुकेशन है, चाहे फॉर्मल एजुकेशन है जो हम स्कूल में जाकर के ले रहे हैं, ठीक है, कि हमें कुछ सीख सके, हम पैसा कमा सके आगे चल के, जो फॉर्मल एजुकेशन है और इनफॉर्मल एजुकेशन है, दोनों ही हमें मदद करते हैं ताकि हम सोसाइटी में फिट इन कर सकें। अब वहाँ पर हमें कुछ कल्चरल वैल्यूज़ भी सिखाई जाती है, स्किल्स भी हमें पता चलते हैं कि स्कूल में टीचिंग, जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि हमें टीचर से अच्छे से बात करनी है, ठीक है, अपने बड़ों से अच्छे से बात करनी है, जो दूसरे स्टूडेंट्स हमारे सामने उनसे तमीज़ से, रिस्पेक्ट से बात करनी है। तो ये भी कल्चरल स्किल्स हैं, वैल्यूज़ हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। अब एजुकेशन का रोल क्या होता है? जो एजुकेशन का रोल होता है वो होता है ट्रांसमिटिंग कल्चर, कि कल्चर को ट्रांसमिट कर सकें, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सके, प्रमोटिंग सोशल अडेप्टेबिलिटी एंड चेंज। फिर है एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, ताकि हम नई चीज़ें सीख सके, पर्सनल डेवलपमेंट। तो ये कुछ 5 रोल होते हैं एजुकेशन के हमारी लाइफ में। थर्ड है मैथमेटिकल अचीवमेंट्स। क्रॉस नेशनल स्टडीज शो डिफरेंसेस इन मैथ एबिलिटीज ड्यू टू कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, नॉट बायोलॉजिकल वंस। बहुत सारी स्टडीज़ में क्रॉस नेशनल जो स्टडीज़ हुई हैं, कल्चरल स्टडीज़ हुई हैं, ठीक है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के बीच में जब कंपैरिजन करा गया है, स्टडीज़ देखी गई हैं एक ही टॉपिक के ऊपर, मैथ अचीवमेंट को लेकर के, तो उसमें डिफरेंसेस देखे गए हैं। डिफरेंसेस इन मैथ एबिलिटीज़ में डिफरेंसेस देखे गए हैं, वो भी कल्चर के बेसिस पे, ठीक है। कल्चर और सोशल फैक्टर्स ने रोल प्ले करा है कि जो एक कंट्री के इंडिविजुअल्स हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं मैथ्स में, और दूसरी कंट्री के जो इंडिविजुअल्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, या फिर उनका तरीका डिफरेंट है। क्यों? उनके कल्चरल और सोशल फैक्टर्स की वजह से, ना कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से ये डिफरेंसेस आए हैं। फिर है लैंग्वेज डिफरेंस। नंबर लेबल्स इन लैंग्वेजेस लाइक जापानीज़, फॉर एग्जाम्पल 11 इज 10 कि हम लोग किस तरीके से प्रोनाउंस करें, किस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करें, उसमें भी डिफरेंस देखा गया है। जैसे हम लोग जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 11 हम इसे बोलते हैं,
लेकिन जापानीज़ कैसे बोलते हैं, 10-1। तो ये जो लैंग्वेज में भी डिफरेंस देखा गया है और जो कि इन्फ्लुएंस करता है मे अफेक्ट मैथ परफॉर्मेंस कंपेयर टू इंग्लिश, जो कि मैथ की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करेगा एज कंपेयर टू इंग्लिश। तो ये मैथमेटिकल अचीवमेंट में डिफरेंसेस देखे गए हैं और लैंग्वेज में डिफरेंसेस देखे गए हैं डिफरेंट नेशंस में, डिफरेंट कल्चर्स में। फिर है फिफ्थ, टीचिंग स्टाइल। कि एजुकेशन में क्या है कि दो तरीके का टीचिंग स्टाइल होता है, एक है डायटेटिक स्टाइल, एक है डायनामिक स्टाइल। डायटेटिक स्टाइल क्या होता है कि जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो और याद रख रहे हो कि मैंने क्या क्या बोला था, वो हो गया डायटेटिक स्टाइल। टीचर्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन वर्बली, स्टूडेंट्स मेमोराइज। कि टीचर वर्बली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं और बच्चे उसको याद रखते हैं, स्टूडेंट्स उसको याद रखते हैं, वो हो गया डायटेटिक स्टाइल। सेकेंड है डायनामिक स्टाइल। कि डायनामिक स्टाइल में क्या होता है, टीचर्स एंगेज एक्टिवली विद स्टूडेंट्स एनकरेजिंग एक्सप्लोरेशन। कि टीचर्स क्या है, खुद से स्टूडेंट्स के साथ एंगेज कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा डीपली हम एक्सप्लोर कर सकें। एनकरेजिंग एक्सप्लोरेशन, कि बच्चे जो है एक्सप्लोर करें टॉपिक को और ज़्यादा, कि हम लोग कुछ गेम्स खेल करके, है ना, या फिर कुछ नई तरीके का यूज़ करके, कुछ पीडीएफ्स या फिर कुछ रोल प्ले करके या फिर एक्टिंग करके हम लोग कोई चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे अगर बुक में रीडिंग के टाइम पर अगर हमको चैप्टर रीड करें और उसमें डायलॉग्स हैं कि एक पर्सन है उसने कुछ कहा, फिर दूसरे पर्सन उसका जवाब दे रहा है, तो इसको सिंपली रीडिंग ना करते हुए एक पर्सन जो है उस एक्स का रोल प्ले करेगा, दूसरा पर्सन जो है वाई का रोल प्ले करेगा। तो इस तरीके से हम लोग उससे और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दो तरीके के टीचिंग स्टाइल हो सकते हैं। पहला डायटेटिक स्टाइल कि मैं वर्बली बोल रही हूँ, स्टूडेंट उसको मेमोराइज करें। दूसरा डायनेमिक स्टाइल कि हम लोग एक एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं ताकि हम और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। तो ये दो तरीके के टीचिंग स्टाइल्स होते हैं जो अलग अलग कल्चर में लोग फॉलो करते हैं या फिर यूज़ करते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस इन प्रेज। अब डिफरेंसेस भी देखे गए हैं, कल्चरल डिफरेंसेस भी देखे गए हैं फीडबैक को लेकर के या फिर प्रेज को लेकर के। जो अमेरिकन सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम में प्रेज इज करेक्ट आंसर, कि जो अगर स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया तो उसको सीधा प्रेज करो। इंडियन, जापानीज और ताइवानीज सिस्टम में, इन तीनों कल्चर्स में क्या देखा गया है कि आप मिस्टेक पर पहले फोकस करो और उसके बाद उस मतलब मेन फोकस आपका मिस्टेक पर होना चाहिए कि उसको सही करें जो भी गलतियां करी हैं। जबकि अमेरिकन का क्या सिस्टम है कि जो करेक्ट आंसर है सिर्फ उसको प्रेज करो। तो ये भी डिफरेंसेस देखे गए हैं प्रेजिंग में, डिफरेंसेस देखे गए हैं प्रेज में। फिर है कोर्स कंटेंट रिफ्लेक्ट्स कल्चरल डिफरेंसेस एंड कैन शेप सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। कोर्स का जो कंटेंट है कि आपको स्कूल्स में किस तरीके का कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, आपकी हिस्ट्री कैसे, आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जा रहा है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ाया जा रहा है, आपका क्या कंटेंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके कल्चरल डिफरेंसेस भी उधर रिफ्लेक्ट होते हैं और वो आपकी सोसाइटी को या फिर पॉलिटिक्स को बिल्ड करता है, जो भी आपका कंटेंट है कोर्स का। फिर एग्जाम्पल फ्रॉम त्रिपुरा, करिकुलम इन त्रिपुरा स्कूल्स मार्जिनलाइजेस मल्टीपल कल्चर्स फेवरिंग बंगाली हिंदू आइडेंटिटी। कि जो त्रिपुरा का जो करिकुलम है स्कूल्स का, उसमें देखा गया है कि वो जो दूसरे कल्चर्स हैं फिर मल्टीपल कल्चर्स हैं जिसको मार्जिनलाइज करते हैं और बंगाली हिंदू आइडेंटिटी, ये जो कल्चर है सिर्फ इसको ज़्यादा एम्फोसाइज करा जाता है, इसको ज़्यादा फेवर दिया जाता है। उनका जो कंटेंट है कोर्स का, उनका जो करिकुलम है वो इस तरीके का है। तो इसी वजह से जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपके कोर्स का कंटेंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को बिल्ड करता है, क्योंकि वही बच्चे आगे चल के सोसाइटी में रोल प्ले करेंगे और दूसरे लोगों को सिखाएंगे या फिर पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। तो जो भी आपका कोर्स का कंटेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। लास्ट है क्वेश्चंस इन एजुकेशन, क्या क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए एजुकेशन के टाइम पर। डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कोर्सेज रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन टू अवॉइड कल्चरल बायसेस। कि जब भी कोई भी कोर्स डिज़ाइन करा जाए उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी कल्चरल बायसेस ना आए, जितना हो सके उसे अवॉइड करना है, ये आपको ध्यान देना है एजुकेशन में। तो ये था हमारा एजुकेशन एजेंट ऑफ एनकल्चरेशन। लास्ट इसमें एजेंट है हमारा रिलीजन, कि हमारा रिलीजन किस तरीके से रोल प्ले करता है एनकल्चरेशन में, यानी कि हमारे खुद के कल्चर के बारे में हमें सिखाने में हमारा रिलीजन कैसे रोल प्ले करता है। रिलीजन, हिस्टोरिकल कनेक्शन। Religion and education were once closely linked with religious leaders teaching both values and education. कि जो हिस्टोरिकल कनेक्शन देखा गया है हमारे रिलीजन में और एजुकेशन में। जैसे कि अगर पहले के टाइम को आप याद करें कि पहले के टाइम पे बच्चे कहाँ पे जाके पढ़ते थे, गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, ठीक है, और जो उनके टीचर्स होते थे वो खुद भी रिलीजियस जो प्रैक्टिशनर्स होते थे, ठीक है, वही उनको रिलीजियस जो लीडर्स होते थे वही उनको वैल्यूज़ भी सिखाते थे, कल्चर के बारे में बताते थे, कल्चरल बिलीव्स क्या है, ठीक है, हमारा क्या कल्चर है, क्या बिहेवियर सही है, ये सब सिखाते थे और साथ में एजुकेशन प्रोवाइड करवाते थे। तो रिलीजन का एजुकेशन का काफ़ी पुराना लिंक है। जुआदिज्म, इस कल्चर में द तोहरा एनकरेज लर्निंग एंड लिटरेसी इन एंशियंट इजराइल
बट स्कूल्स वर ओनली फॉर बॉयज़। कि जुदाइज़्म ये वाला जो कल्चर है, ठीक है, इज़राइल में क्या था कि लर्निंग को, लिटरेसी को एनकरेज करा गया था, एनकरेज करा जाता था, बट उस टाइम पे जो स्कूल्स होते थे वो सिर्फ बॉयज़ के लिए थे, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था वहाँ पर। फिर इस्लाम में भी स्कूल्स ओपन इन मॉस्क्यू इन मदीना इन 622 AD, ठीक है, 622 AD में भी स्कूल्स ओपन करे गए थे इस्लाम के लिए, ठीक है, जो इस्लाम धर्म में भी, इस रिलीजन में भी। और उन्होंने अपने स्कूल्स कहाँ खोले थे, जो मॉस्क्यूज़ होते हैं, ठीक है, मस्जिद में ही, मदीना में, 622 AD में। फिर हिंदुज़म में, इस रिलीजन में जो वेद एंड अदर स्क्रिप्चर्स वर एजुकेशनल सोर्सेज इन एंशियंट इंडिया फोकसिंग ऑन ग्रामर, लॉजिक एंड स्किल्स। गुरुकुल्स वर द की इंस्टीट्यूशंस। कि हिंदुज़म इस रिलीजन में भी क्या था कि हम लोग जो भी वेद और पुराण वगैरह हैं, जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, इस सब को, ये सब हमारे एजुकेशनल सोर्सेज होते थे एंशियंट इंडिया के पुराने टाइम पर। और हमारा, और जो हिंदुज़म में मेन फोकस होता था ग्रामर, लॉजिक, स्किल्स, और ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ जा करके पढ़ते थे, गुरुकुल में। वहाँ पे जा करके सारा हिंदुज़म रिलीजन के जो भी बच्चे थे वो सारे गुरुकुल में जाते थे और स्क्रिप्चर्स वगैरह को सबको पढ़ते थे। आज के टाइम पे अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो रिलीजन आज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन में। डिपेंड करता है हमारा रिलीजन और हमारी फैमिली की क्या रिलीजियसिटी है, हमारी फैमिली कितनी रिलीजियस है, वो उस पर डिपेंड करता है। पंजाबी पेरेंट्स इन इंग्लैंड यूज रिलीजियस प्रैक्टिसेस टू पास ऑन लैंग्वेज एंड प्रिंसिपल्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। कि पंजाबी पेरेंट्स अगर वो इंग्लैंड वगैरह में रह रहे हैं, वो स्टिल जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपनी लैंग्वेज को या फिर अपने कल्चर के बिलीव्स को, वैल्यूज़ को, बिहेवियर को ट्रांसमिट कर सके, अपनी पास ऑन कर सके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। कि वो इंग्लैंड में रहते हुए भी घर के अंदर क्या है, पंजाबी लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने बच्चों को गुरुमुखी सिखा रहे हैं, और कैसे वो लोग पूजा करते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, उनके जो कल्चरल बिलीव्स हैं वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिखा रहे हैं। फिर है नेक्स्ट इसमें रिलीजियस सेरेमनीज मार्क ट्रांजिशंस टू अडल्टहुड। एग्जाम्पल बार मिtzvah इन जुडाइज्म, रमदान फास्टिंग इन इस्लाम। और जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। कि जैसे जब बच्चे छोटे होते तो उस टाइम पे तो वो फास्टिंग वगैरह या फिर रमदान की फास्टिंग वगैरह नहीं करते, बट जैसे जैसे वो अडल्टहुड में आते हैं, ठीक है, बड़े होते जाते हैं, तो वो लोग भी प्रैक्टिसेस जो होती है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर है लास्ट इसमें मोरल डेवलपमेंट स्ट्रांगली लिंक्ड टू रिलीजियस बिलीव्स इन वेरियस कल्चर्स। जो मोरल डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस बिलीव से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, हमारे पर्टिकुलर रिलीजन में क्या सही है, क्या गलत है। वो भी मोरल डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है रिलीजियस बिलीव से। और हर कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मोरल डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से करी जाती है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे रिलीजन से लिंक्ड है। फिर है अकल्चरेशन। फिर है अकल्चरेशन। अकल्चरेशन का मतलब है किसी दूसरे कल्चर को, हमारे कल्चर के अलावा किसी दूसरे कल्चर को अडेप्ट करना, उसे उसके बारे में जानना, समझना या फिर उसे अडेप्ट करना। जैसे कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी। अगर आप यूएसए में रह रहे हो या फिर किसी और कंट्री में रह रहे हो और उसी कंट्री के कल्चर को या फिर रिलीजन को आप लोग अडेप्ट कर लेते हो, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाते हो, तो वो आपको मदद करेगा अकल्चरेशन में, ठीक है, वहाँ पे ढलने में, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में, एक मेजॉरिटी के साथ जुड़ने में आपको मदद करेगा, ताकि आप दूसरों से सोशली आपकी आसान हो जाएगी, आपको मदद मिलेगी उससे। अगर आप जिस कंट्री में हो या जिस रिलीजन जो रिलीजन उधर सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, मेजॉरिटी में है, उसी कल्चर में अगर आप, उसी रिलीजन में अगर आप कन्वर्ट हो जाते हो तो वो आपको अकल्चरेशन में हेल्प करता है। क्योंकि आप सबसे मेजॉरिटी जो रिलीजन है उसी में आप लोग कन्वर्ट हो गए, तो आपको हेल्प करेगा वहाँ पे रहने में, सर्वाइव करने में और सोशली कम्युनिकेट करने में। फिर है रिलीजियोसिटी एंड असाइमिलेशन। स्ट्रॉन्ग रिलीजियोसिटी कैन हिंडर असाइमिलेशन in a new culture as it prioritize original culture practices. रिलीजियोसिटी एंड असाइमिलेशन में क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग रिलीजियोसिटी है, ठीक है, कि आप अपने रिलीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा कट्टर हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं सिर्फ अपने रिलीजन में, तो वो आपको हिंडर कर सकता है असाइमिलेशन इन अ न्यू कल्चर। कि आप न्यू कल्चर के बारे में जानने में, समझने में वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है, वहाँ पे हिंडर कर सकता है। क्योंकि आप सिर्फ अपना जो कल्चर है, कल्चरल प्रैक्टिसेस है, जो आपकी ओरिजिनल कल्चरल प्रैक्टिसेस है, उन्हीं को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की है जो जो उसका जो रिलीजन है वो कुछ और है और उसकी शादी हुई है किसी और रिलीजन में, ठीक है, तो वहाँ पर अगर वो अपने ही रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती है कि सिर्फ मेरा जो रिलीजन है या फिर मेरी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है वही ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है, उसको प्रायोरिटाइज कर रही है, तो वहाँ पर वो उस नई फैमिली में, ठीक है, जो नया कल्चर है, जो नया रिलीजन उसको मिला है, फिर नया कल्चर उसको मिला है, वहाँ पर असाइमिलेशन में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उसको जानने में, समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको क्रिएट होगी उसके लिए। तो वो होता है रिलीजियोसिटी एंड असाइमिलेशन।
स्ट्रॉन्ग रिलीजियसिटी आपको हिंडर कर सकते हैं आपके असैमिलेशन में टू न्यू कल्चर, इन अ न्यू कल्चर। तो ये था रिलीजन का रोल एनकल्चरेशन में, अपने कल्चर के बारे में समझने में, जानने में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने एनकल्चरेशन एंड अकल्चरेशन के बारे में पढ़ा, क्या डिफरेंसेस हैं एनकल्चरेशन और अकल्चरेशन में वो हमने पढ़ा, कौन कौन से एजेंट्स हैं एनकल्चरेशन के वो हमने पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स रोल प्ले करते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली रोल प्ले करती है, ठीक है, पीयर रिलेशन भी एक एजेंट है, एजुकेशन एंड रिलीजन, इस सब के बारे में हमने पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए हो, समझ में आए हो। ये बहुत लेंथी चैप्टर है, बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से आए हैं और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि इस चैप्टर में से भी आपका क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी 10 मार्क के भी, 5 मार्क के भी। तो इस चैप्टर को ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।